बिहार क्षेत्रफल में देश का 12वां और आबादी में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां गंगा नदी राज्य के बिल्कुल बीच से होते हुए गुजरती है। एक ऐसा राज्य जिसने भारतीय इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ की धरती ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया और यहाँ के साम्राज्यों ने न केवल इस देश पर बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। बिहार की पहचान सिर्फ इसके समृद्ध इतिहास से ही नहीं बल्कि उन अनोखी संस्कृतियों से भी है जो इस राज्य ने अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए आज हम बिहार के उस गौरवशाली यात्रा पर निकलते हैं जिसने भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्यायों को अपने अंदर समेटे हुए। बिहार के इतिहास को गहराई में समझने के लिए हमें जाना होगा चिरांद, जो आज के सारण जिले में स्थित है। चिरांद वो स्थल है जहां से बिहार की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है। एक ऐसा स्थल जो लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता की कहानी को बताता है। यह स्थल नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, जिसे हम स्टोन एज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जानते हैं। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट F.R. आल्चिन ने इस स्थल को भारत में नवपाषाण संस्कृति के उदय का सूर्योदय कहा है। चिरांद की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा ऐतिहासिक सफर रहा है। यहाँ की मिट्टी ने पाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक के समय को देखा है। नियोलिथिक काल से शुरू होकर यहाँ पर लोगों ने पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग करना सीखा, पशुपालन और फिर खेती में प्रगति की और धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का निर्माण किया। समय बीतता गया और फिर आया वैदिक काल। इस काल के दूसरे चरण में आर्यों ने लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार करना शुरू किया। इसी समय की एक अनोखी कहानी हमें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जो आर्यों के पूर्व की ओर यात्रा को दर्शाता है। कहानी जुड़ी है राजा विदेह माधव और उनके गुरु गौतम राहुगण से। एक दिन माधव और उनके गुरु सरस्वती नदी के पास खड़े थे और माधव ने अपने मुंह में अग्नि को ले रखा था। तभी अचानक विदेह माधव के मुंह से अग्नि नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद अग्नि ईस्ट डायरेक्शन में सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ता है और सदा नीरा नदी, जिसे आज हम गंडक नदी के रूप में जानते हैं, वहां पर अग्नि जाकर रुक जाता है, उसे नहीं जला पाता। यहीं पर राजा विदेह माधव ने विदेह जनपद की स्थापना की, जो आगे चलकर मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि की ये यात्रा सिंबॉलिक रूप से आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है। असल में यह समय आयरन एज का भी था। लोहे के औजारों की खोज हुई, जिससे आर्यों ने बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ कर खेती लायक नई जमीनें तैयार की। इस तरह वे धीरे धीरे गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते गए और अंततः बिहार की उपजाऊ धरती पर आकर बस गए। राजा विदेह ने जहां अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी मिथिला की धरती ने महिलाओं को समाज में सम्मान और अधिकार देने का काम किया। उत्तर वैदिक काल में जहां महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, वहीं बिहार की धरती ने इस बैरिकेड को तोड़ते हुए महिलाओं के सम्मान और उनके योगदान का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। मिलिए भारत की पहली महिला फिलोसफर गार्गी से, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्त भी लिखे। मिथिला की रहने वाली गार्गी ने अपनी विद्वता से एंशिएंट इंडियन फिलोसफी को समृद्ध किया। धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का स्वरूप चेंज होने लगा। वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में बदलने लगे और ये सब हुआ 600 ईसा पूर्व में। इस समय भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में से 3 इंपॉर्टेंट महाजनपद मगध, वज्जी और अंग बिहार की धरती पर स्थित थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिस पर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासकों ने शासन किया। ये वही मगध था जो आने वाले कई सेंचुरीज तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सत्ता और संस्कृति का केंद्र बनने वाला था। पर एक और खास बात जुड़ी थी इसके बगल में स्थित वज्जी महाजनपद से। वज्जी महाजनपद, जो 6th सेंचुरी BC में बिहार में स्थित था, दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक माना जाता है। यानी जब पूरी दुनिया राजतंत्र के अधीन थी, तब बिहार की धरती पर लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। इस महान गणसंघ की राजधानी थी वैशाली और लिच्छवी इसका सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन इन्हीं के नाम पर चलते हैं। ये महज ट्रेनों के नाम नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली इतिहास की झलक है जब भारत में पहली बार गणराज्य की नींव रखी गई। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही समय पर देश का सबसे शक्तिशाली राजतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पड़ोसी थे। ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार ने न केवल इस देश को सबसे शक्तिशाली राजतंत्र और गणतंत्र दिए, बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में धर्म और समाज के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले महान महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। वेस्ट में ईरान की धरती पर जरथुस्ट्र ने पारसी धर्म में,
चीन में कन्फ्यूशियस ने और भारत में खासकर बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर, इन सभी ने पूरे विश्व को नई आध्यात्मिक और नैतिक दिशा दी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान राजाओं ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देकर समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी दौरान साल 483 ईसा पूर्व में एक बेहद रोचक घटना हुई जो जुड़ी है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से। दरअसल महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनके अवशेषों को 9 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिला अजातशत्रु को। महात्मा बुद्ध और महावीर ने समाज में सभी वर्गों को सम्मान से जीने का जो संदेश दिया, उसका सबसे पहला नतीजा देखने को मिला बिहार की धरती पर, जब पहली बार कोई शूद्र व्यक्ति राजा बनता है। साल 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की महापद्मानंद ने। नाई समाज से संबंध रखने वाले महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। पाटलिपुत्र को प्रथम बार किसी ने देश की सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाया तो वो थे महापद्मानंद। उनकी साम्राज्य की सीमा उत्तर में कुरु देश से शुरू होकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक जाती थी। इतना ही नहीं, मैसूर भी नंद वंश के अंतर्गत आता था, जो उनके साम्राज्य की विशालता और शक्ति को दर्शाता है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि राजगद्दी किसी का सगा नहीं होता, वो उसी का होता है जो उसके काबिल हो। आगे चलकर इसी नंदवंश का अंत करने का काम किया बिहार के एक और महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने नंदवंश को सत्ता से बेदखल कर साल 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत के पहले सम्राट बने। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित इस महान साम्राज्य की सीमा को पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान तक ले जाने का काम किया भारत के अब तक के सबसे महान शासक सम्राट अशोक ने। वो सम्राट जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में धम्म के सिद्धांत को फैलाया, वो व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी फैलाने का काम किया। सम्राट अशोक से जुड़े उनके नैतिक निर्देशों को हम उनके द्वारा स्थापित स्तंभ लेखों और शिलालेखों में देख सकते हैं। उनसे जुड़ा एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि भारत में पहली बार किसी शासक ने पशुओं के लिए एक अस्पताल की स्थापना की। इस तरह सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि पाटलिपुत्र को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है और मौर्य साम्राज्य का अंत लिखा गया साल 185 ईसा पूर्व में, जब उज्जैन में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक दरत की हत्या की उसी के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और स्थापना की शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग केवल एक सैन्य शासक ही नहीं थे, बल्कि वे वैदिक परंपराओं के संरक्षक भी थे। उन्हीं के दरबार में योग ऋषि पतंजलि जैसे महान विद्वान मौजूद थे। ऋषि पतंजलि ने ही पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया, जो उस समय राजाओं के शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। हालांकि पुष्यमित्र उज्जैन के निवासी थे, पर उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र जो पहले मौर्यों के सत्ता का केंद्र था, अब शुंग वंश का भी राजनीतिक केंद्र बन गया। पर एक पुरानी कहावत है, एक दिन इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। जिस तरह मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरभद्र की हत्या उन्हीं के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, उसी तरह शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उन्हीं के एक मंत्री वासुदेव कण्व ने की। साल 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व ने स्थापना की कण्व वंश की, जो महज कुछ ही वर्षों तक पाटलिपुत्र पर शासन कर पाया और 28 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य का भी सूर्यास्त हो गया। कहते हैं समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। मगध की इस महान भूमि ने हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व जैसे कुल 6 राजवंशों के शासनकाल को देखा और तकरीबन 600 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के सत्ता का केंद्र रहने के बाद आखिरकार मगध साम्राज्य का अंत हुआ। आने वाले 300 सालों तक मगध में समय जैसे ठहर सा गया, पर यह मगध की धरती है जिसे ज्यादा समय तक शांत नहीं रखा जा सकता। महान साम्राज्य को जन्म देने वाला पाटलिपुत्र भले कब तक शांत रहता। साल था 240 ईस्वी। एक नए युग की शुरुआत हुई जब एक छोटे से राजा श्रीगुप्त ने नींव रखी गुप्त साम्राज्य की। बहुत से लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे, पर श्रीगुप्त ने एक ऐसी विरासत शुरू की जो आने वाले समय में भारतीय इतिहास के उस कालखंड को गोल्डन पीरियड में बदलने वाली थी। आगे आने वाले 275 सालों तक गुप्त साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को समृद्धि और स्थिरता प्रदान की। श्रीगुप्त ने जिस साम्राज्य की नींव रखी उसे वास्तव में शक्तिशाली बनाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत में पहली बार किसी शासक ने सिक्कों पर अपनी छवि के साथ साथ रानी की भी छवि को अंकित करवाया और इस सिक्के को राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा गया।
फिर आता है साल 335 ईस्वी, जब मगध के राजा बनते हैं समुद्रगुप्त, एक ऐसा शासक जिसे इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा? क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक के बाद एक बिना हारे कई विक्ट्रीज हासिल की। एक ऐसा शासक जिसका दबदबा पूरे भारतवर्ष में था, एक अनडिफीटेड रूलर। उनकी सैन्य शक्तियां इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई राजाओं को परास्त किया। उनके इन विजयों की जानकारी हमें इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख से मिलता है। ये एक बड़ा संयोग ही है कि जिस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है, उस इलाहाबाद स्तंभ की स्थापना मगध के ही एक सम्राट अशोक ने की थी। इसी स्तंभ से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि किस तरह समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं के यूनियन को पराजित भी किया और फिर उन्हें क्षमा करके छोड़ भी दिया। समुद्रगुप्त की महान साम्राज्य को और आगे बढ़ाया चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की विरासत की बात करें तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित आयरन पिलर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह पिलर 23 फीट और 8 इंच ऊंचा है, जिसे कुतुब मीनार से भी 600 साल पहले बनाया गया था। सबसे खास बात तो यह है कि यह आयरन पिलर 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पर आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा, जो गुप्त काल के धातु क्रम में एक्सपर्टीज को दर्शाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में रहते थे कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक माने जाते हैं। कालिदास के साथ साथ उनके दरबार में 9 और विद्वानों का समूह भी था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये वो समय था जब गुप्त काल अपनी कला, साहित्य और संस्कृति के पीक पर था। पर गुप्त काल की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। जहां आज बिहार के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा पाने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं एक समय था जब बेहतरीन शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से बिहार आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा केंद्र था जहां नागार्जुन, असंग, आर्यभट्ट, धर्मकृति, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे महान विद्वान छात्र और शिक्षक रहे थे। नालंदा की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ह्यूज लाइब्रेरी, जिसमें न केवल बुद्धिस्ट लिटरेचर बल्कि फिलोसफी, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से जुड़ी किताबों की भरमार थी। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ह्वेनसांग के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम इतना हार्ड था कि केवल 20% छात्र ही इसे पास कर पाते थे। यह जगह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ज्ञान का वो केंद्र थी जहां आने वाले 700 सालों तक दुनिया भर से विद्वान और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते रहे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक ऐसा भी दौर आया जब नालंदा विश्वविद्यालय को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इसे जला दिया। ये आग इतना एक्सट्रीम था कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं जलाया, बल्कि उसके साथ साथ उसने बिहार के ही एक और फेमस यूनिवर्सिटी विक्रमशिला को भी जला दिया था। गुप्त साम्राज्य के काल में ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिला। यही वजह है कि इस काल को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। पर कहते हैं ना, उगता हुआ सूरज कभी न कभी अस्त जरूर होता है। साल 550 ईस्वी में इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। इसके साथ ही मगध का भारतीय इतिहास में जो दबदबा था वो भी समाप्त हो गया। आने वाले कई सेंचुरीज तक बिहार भारत की राजनीति में होने वाले बदलाव को बस देखता रहा। केंद्रीय शक्ति के रूप में जाने जाने वाला बिहार बस किसी साम्राज्य या सल्तनत का सूबा मात्र बनकर रह गया। लेकिन समय बदलने वाला था। कई सदियों तक शांत रहने के बाद इस समय को बदला सासाराम के जागीरदार शेर शाह सूरी ने। अपनी काबिलियत और सैन्य शक्ति के दम पर शेर शाह 1530 में बिहार के सुल्तान बने और फिर 1540 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान की गद्दी प्राप्त की और साम्राज्य की राजधानी बनाई सासाराम को। इस तरह बिहार जो 700 सालों तक केंद्रीय शक्ति से दूर रहा, अब वो वापस हिंदुस्तान के राजनीति का केंद्र बन गया। शेर शाह सूरी का हिंदुस्तान की गद्दी पर शासन मात्र 5 सालों का था और इन 5 सालों में उन्होंने जो काम किए उसका असर आने वाली कई सदियों तक दिखने वाला था। आज जिस रुपए को हम अपनी नेशनल करेंसी के रूप में जानते हैं, उसे सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था, जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में भी उपयोग किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अतीत में जिस मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण किया था, जो समय के साथ नष्ट हो चुका था,
उस उत्तरापथ को शेर शाह सूरी ने फिर से रिपेयर कराया, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया, जो आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। साल 1545 में एक युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसके कुछ सालों बाद 1555 में हिंदुस्तान की गद्दी हुमायूं वापिस से हासिल कर लेता है। आज शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो अपने इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सूर्यवंश के पतन के बाद बिहार हमेशा के लिए सेंट्रल एक्सिस से दूर हो गया और धीरे धीरे बिहार बंगाल प्रांत का एक हिस्सा मात्र बनकर रह गया। अंग्रेजों के आगमन के बाद बिहार ने भी देश के बाकी हिस्सों की तरह कठिनाइयों का सामना किया, पर जब जब मौका आया बिहार ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का विद्रोह ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, जो उस समय 80 वर्ष के थे, उन्होंने बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यही नहीं, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी यात्रा की शुरुआत 1917 में चंपारण सत्याग्रह से की। यह सत्याग्रह बिहार की धरती से शुरू हुआ, जो आगे चलकर देश के कई हिस्सों में होने वाली थी। बिहार जहां आमतौर पर भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है, इसके बावजूद बिहार साल 1881 में भारत का वो पहला स्टेट बना जिसने हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने की मांग उठाई जा रही थी। साल 1912 में फाइनली बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया और बिहार एक सेपरेट स्टेट बना। आगे चलकर साल 1934 में बिहार ने 8.4 रिएक्टर स्केल का भूकंप झेला, जिसमें 10,000 लोगों की जान गई, और 1936 में झेला भूखंड को जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। और फिर आया साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, और इस आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने बिहार के राजेंद्र प्रसाद। वे भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 12 सालों तक इस पद पर काम किया। राजेंद्र प्रसाद जैसे कई और लोकप्रिय चेहरे भी इस दौरान बिहार के नायक रहे, जिनमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण और अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल है। पर जिस बिहार ने अतीत में पूरे देश को दिशा दी, वो खुद समय के साथ दिशाहीन होने लगा, जिसका नतीजा रहा कि साल 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। खैर, बिहार की धरती ने प्राचीन समय से ही कई उतार चढ़ाव को देखे हैं, और भले ही वर्तमान समय में बिहार कई मामलों से जूझ रहा है, पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बस जरूरत है तो बिहार के लोगों को उनके गौरवशाली अतीत को समझने की। बिहार अतीत की तरह फिर से महान बनने के इंतजार में हमेशा रहेगा। अब ये बिहार के लोगों पर है कि वे इस इंतजार को कब खत्म करते हैं।